हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया की। इससे पहले मैं आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मीनिंग ऑफ बैंकिंग और इंट्रोडक्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता चुकी हूँ। अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक में देखिए फर्स्ट ही स्केड्यूल्ड बैंक वर्सेस नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। तो स्केड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? देखिए स्केड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो कि आरबीआई की सेकंड शेड्यूल की जो लिस्ट है उसमें लिस्टेड होते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 की एक सेकंड शेड्यूल है, उसमें जो भी बैंक लिस्टेड हैं दैट आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक, एंड द बैंक्स विच आर नॉट कवर्ड बाय द सेकंड शेड्यूल्ड आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। और जो भी सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 में कवर नहीं है तो उनको हम कहेंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो चलिए हम आगे इनके बारे में जानते हैं। ये होते हैं दो कंडीशन होती हैं दैट नीड्स टू बी फॉलोड फॉर एनी बैंक टू बी कैटेगराइज्ड अंडर सेकंड शेड्यूल। अब सेकंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आने के लिए क्या दो कंडीशन फुल अप करनी होती हैं? तो फर्स्ट इज मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होनी चाहिए एंड रिजर्व जो होना चाहिए बैंक की एग्रीगेट वैल्यू का, वो कम से कम आपका 5 लाख का होना चाहिए। 5 लाख की पेड अप कैपिटल बैंक के पास होनी चाहिए, तो इसको तब वो शेड्यूल्ड बैंक में आपका कवर होता है। इट मस्ट सेटिस्फाई आरबीआई दैट इट्स अफेयर्स आर नॉट कंडक्टेड इन ए मैनर डिट्रीमेंटल टू द डिपॉजिट्स। इसको ये आरबीआई को सेटिस्फाई करेगा बैंक कि वो जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो कभी लॉस में नहीं होंगे या उनकी जो मनी है वो बाद में उसको लौटा पाएंगे। इसके बाद देखेंगे शेड्यूल्ड बैंक्स हैव सेवरल एडवांटेजेस ओवर नॉन शेड्यूल्ड बैंक। जो शेड्यूल्ड बैंक हैं उनमें उनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक से ज़्यादा जो उनको मिली हुई हैं। दैट इज़ एक्सेस एलए फैसिलिटी ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई से उनको एलए फैसिलिटी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की सुविधा मिलती है। यानी कि अगर बैंक को अपनी लिक्विडिटी बढ़ानी है, पैसा मार्केट में घुमाना है, तो आरबीआई से वो ओवरनाइट फंड ले सकता है। सेकेंड इज एबिलिटी टू ऑब्टेन सेंट्रल बैंक रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। जो सेंट्रल बैंक से रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी को वो ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक्स उनको रीफाइनेंस कर सकता है। और थर्ड इज ऑटोमेटिकली एक्वायर्स द मेंबरशिप ऑफ क्लियरिंग हाउस। तो ऑटोमेटिकली मेंबरशिप मिल जाती है उनके आरबीआई से रिलेटेड हाउस की, क्लियर हाउस की। इसके बाद देखेंगे शेड्यूल्ड बैंक्स नीड टू कंप्लाई विद वेरियस प्रूडेंशियल नॉर्म्स सच एज सीआरआर। तो जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनको कुछ वेरियस नॉर्म्स भी कंप्लाई करनी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए, जैसे कि सीआरआर मेंटेन रखना, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मेंटेन रखना, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो एंड वेसल नॉर्म्स को मेंटेन रखना। ये शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए कंप्लाई होती हैं। हम पढ़ेंगे सेकंड कमर्शियल बैंक्स वर्सेस कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। ये देखिए जो ये कमर्शियल बैंक्स हैं, मेजर डिफरेंस क्या होता है कमर्शियल बैंक्स में और कोऑपरेटिव बैंक्स में? देखिए कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट मोटिव होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट मोटिव नहीं होते। कोऑपरेटिव का नाम ही आप समझ रहे होंगे जैसे सहयोगी बैंक। तो ये क्या होता है, ये कुछ लोग आपस में एक ग्रुप, लोगों का एक ग्रुप, वो ही कस्टमर हैं, वही ओनर हैं, तो आपस में मिलकर एक बैंक खोल लेते हैं जो एक सिक्योरिटी और सेफ्टी और आपकी एक ट्रस्ट बेस पर एक बैंक होता है। और ये नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ होती हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि इनका प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। अगर इन्हें प्रॉफिट मिलता भी है तो वो उसी बैंक के इन्वेस्टमेंट में ही उस काम में लेते हैं। उनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि आपके एक एरिया में 10 किसान रहते हैं, 10 फार्मर्स रहते हैं, उनमें से कुछ फार्मर्स को अच्छी खेती हो रही है, अच्छी वो इनकम कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से वो अपना रॉ मटेरियल या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं, तो उनके पास पैसा आ चुका है, वो करना चाह रहे हैं हेल्प कि बाकी के और जो 4-5 मेंबर हैं जिन्हें अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ है, जिनके किसी वजह से खेत जो हैं उनके फसल उनकी ख़राब हो गई है या उनको कुछ और पैसा चाहिए, वो गरीब हैं, तो ये लोग आपस में मिलकर एक बैंक खोलते हैं जहाँ पे जितने भी अमीर लोग होते हैं वो पैसा जमा कराते हैं, बाकी वो दूसरे लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव एक बैंकिंग हेल्प दे देते हैं लोगों को, तो लोग उसको बाद में चुका देते हैं। ये वही 10 लोगों का ग्रुप भी कर सकता है या इनमें वो और भी लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं।
और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, वो होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा रेगुलेटेड। और जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। इसमें फॉरेन बैंक्स भी इंक्लूड हैं। रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं आरआरबी, जो किसी गांव में कहीं पे या एक दो गांव मिलके, तीन चार गांव मिलके कोई भी एक बैंक की संस्था खोलती है तो उसको कहते हैं आरआरबी। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट्स बैंक्स भी होते हैं, जैसे सिडबी, आईबीएफसी, इस तरीके से। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स, देखिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वर वॉर्न आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक साथ मिलकर लोग इस बैंक को खोल लेते हैं। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो लिस्ट नंबर 2 में होती हैं 7th स्केड्यूल्ड के। और बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में आपके इंक्लूड होती हैं, और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1959 में ये दोनों इंक्लूड होती हैं। इसको रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को थ्रू रिस्पेक्टिव एक्ट्स, और रजिस्टर होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में। और बैंकिंग एक्टिविटीज़ को या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनको रेगुलेट करता है आरबीआई। ये देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे हम कोऑपरेटिव बैंक का, तो ये है रूरल और ये है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 3 टायर होती हैं। इसमें एक होती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट लेवल पर होती है, एक होती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, एक होती है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी जिसमें पैक्स, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे लोन्स दिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म में होती हैं 2 टायर, जिसमें होती हैं SCARDVS एंड PCARDVS। क्या होती हैं ये, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और ये प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये स्टेट से रिलेटेड है और ये प्राइमरी। ये हैं होती हैं आपकी स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव बैंक का। नाउ फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, तो देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स के फीचर्स क्या हैं। ये कस्टमर ओन्ड एंटिटीज़ होती हैं, यानी कि कस्टमर ही इसको ओन करते हैं और कस्टमर ही इसके ओनर और कस्टमर बोथ होते हैं। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल जो होता है, इसमें मेंबर्स का इक्वल राइट्स होता है, वोटिंग राइट्स, 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट। मेनली फोकस होता है इनका एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर लैंडिंग पर, कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को वो लैंड करें, पैसा उधार में दें या लोन पर दें। जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 का, वो देखिए क्या कहता है, दिस ब्रिंग द रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर आरबीआई। इसमें आरबीआई के अंडर कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन किया जाता है। किसका, कोऑपरेटिव बैंक्स का अंडर आरबीआई के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग ये अप्लाई होता है जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। लेकिन ये पैक्स के लिए अप्लाइड नहीं होता। पैक्स मीन्स ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, इसमें आपका आरबीआई इसमें कंट्रोल नहीं करता। कोऑपरेटिव बैंक शुड बी ऑडिटेड हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई नॉर्म्स। जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो आरबीआई की नॉर्म के अकॉर्डिंग ऑडिट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। और आरबीआई कैन सुपरसीड द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, और आरबीआई बोर्ड में सुपरसीड कर सकता है, यानी कि इनसे रिलेटेड कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के थ्रू ये ले सकता है। तो ये है आपका बैंक के टाइप्स के बारे में। अब हम बैंक के इवोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।